गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास तक हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता के बारे में, यानी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, एक जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया RCOOH। जब अपन इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है इसलिए H+ त्यागेगा, और जो यह H+ त्यागेगा उन्हें वाटर H2O तुरंत ही ग्रहण कर लेगा और क्या बनेगा देखिएगा, RCOO माइनस H2O H+ एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा H3O+। यानी जितने यह H+ अधिक त्यागेगा उतना ही H3O+ का मान अधिक होगा। अपन इसको डायरेक्ट H+ शो ना करके इसको H3O+ शो किया गया है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को जितने H+ त्यागने होंगे वह त्याग चुका होगा। उसके बाद में इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। ठीक है, साम्यावस्था का विवरण क्या होता है सब जानते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की दर जब समान हो जाती है तो उसको साम्यावस्था कहते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए अगर हमें कहे कि साम्यावस्था स्थिरांक लिखिए, साम्यावस्था स्थिरांक K या KEQ या KC बोल सकते हो आप, KEQ इक्विलिब्रियम बोल दीजिए। अब देखिए, साम्यावस्था स्थिरांक 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है कि साम्यावस्था स्थिरांक को कैसे लिखते हैं, उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या है यहाँ पे, RCOO माइनस H3O+। इन के ऊपर जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा है यह कॉन्सेंट्रेशन को या एक्टिव मास को शो करता है। तो प्रोडक्ट लिख दिए, नीचे क्या लिखेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और H2O, वाटर हमारा रिएक्टेंट है। ठीक बात है, ओके। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे H2O आधिक्य में होता है, जल यहाँ पे बाहुल्य में, इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अपन कांस्टेंट मान सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, K H2O को इधर ले गए, K H2O इज इक्वल्स टू RCOO माइनस H3O+, RCOOH। ये हमें यहाँ पर एक व्यंजक प्राप्त होता है। KH2O को क्या लिखें हम, KH2O को लिख देते हैं Ka। व्हाट इज Ka? Ka है अम्ल का वियोजन स्थिरांक, अम्ल का वियोजन स्थिरांक है Ka। और यह Ka क्या लिख सकते हैं अपन, Ka इज इक्वल्स टू RCOO माइनस H3O+ अपॉन RCOOH। अब देखिए, इस Ka का मान कब बड़ा होगा कब छोटा होगा। अगर यह कार्बोक्सिलिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में H+ त्यागता है तो उतने ही यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, H3O+ आयन बनेंगे, और H3O+ आयन अगर अधिक बनेंगे तो Ka का मान क्या होगा, अधिक होगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड जितने H प्लस त्यागेगा तो ये वाली वैल्यू तो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और जितना H3O प्लस का मान अधिक होगा Ka का मान भी क्या होगा, अधिक प्राप्त होगा। कोई भी अम्ल H प्लस अधिक कब त्यागेगा, जब वह प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, प्रबल अम्ल होने की कंडीशन में क्या करेगा, H प्लस अधिक त्यागेगा। H प्लस अगर अधिक त्यागेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और ये वैल्यू अगर अधिक होती है तो Ka का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ क्या कि Ka इस H3O प्लस के समानुपाती है, इसका मान अधिक होगा तो Ka का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। और अगर यहाँ पे H3O प्लस का मान कम होगा, अगर अम्ल टूट ही नहीं रहा है, H प्लस दे ही नहीं रहा है, तो ये वैल्यू तो क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, सॉरी छोटी रहेगी, और ये वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। भाई एसिड टूटा तो H प्लस त्याग दिए, नहीं टूटा तो एसिड तो है वैसे का वैसे पड़ा, H प्लस त्यागा ही नहीं, H प्लस त्यागा ही नहीं तो क्या H3O प्लस बनेगा क्या। और अगर त्यागा थोड़े बहुत H प्लस त्यागे तो ये वैल्यू क्या रहेगी, छोटी रहेगी, ये वैल्यू रहेगी बड़ी, तो रिजल्ट Ka का क्या मिलेगा, कम मिलेगा। प्रबल अम्लों के लिए ये वाला मान अधिक होगा तो Ka का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। दुर्बल अम्लों के लिए ये वाला मान कम होगा तो Ka का मान भी क्या होगा, कम होगा। यानी अम्ल का वियोजन स्थिरांक अम्ल की प्रबलता को शो करता है। Ka का मान जितना अधिक होगा अम्ल की अम्लता उतनी ही अधिक होगी। हमेशा ध्यान रखिए, Ka का मान जितना ज्यादा होगा वह अम्ल उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो Ka और अम्लता में आप रिलेशन देख सकते हो, Ka बढ़ रहा है अम्लता भी बढ़ेगी, अम्लता बढ़ रही है Ka भी बढ़ेगा, अम्ल का वियोजन स्थिरांक भी बढ़ेगा। एक तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। कोई दो अम्ल दे दिए, आपको उसमें कंपैरिजन पूछा, अगर एक की अम्लता दूसरे की तुलना में अधिक है तो उसके Ka का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो Ka और अम्लता एक साथ बदलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और अपन व्यंजक डिस्कस कर रहे हैं, pKa। ध्यान दें, pKa। ये pKa क्या होता है मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं। हमने 11th क्लास में pH पढ़ी थी। हमने कहा था pH होती है हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। pH क्या होती है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। उसी प्रकार से हम pKa को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Ka का ऋणात्मक लघुगणक। Ka का ऋणात्मक लघुगणक क्या है, pKa। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, प्रबल अम्लों के लिए Ka का मान क्या होगा, अधिक होगा, पर वह Ka का मान जब इस व्यंजक में आएगा तो यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन आने के कारण pKa का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोग भी अगर आप निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ओवरऑल आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। यानी Ka जितना बड़ा होगा pKa का मान उतना ही आपको कम प्राप्त होगा। Ka जितना बड़ा होगा, Ka बड़ा किसके लिए होगा, प्रबल अम्लों के लिए। प्रबल अम्लों के लिए Ka का मान अधिक होगा तो pKa का मान क्या होगा, कम होगा। दुर्बल अम्लों के लिए Ka का मान क्या होगा, कम होगा, तो pKa का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी यहाँ पे अपन एक चीज जोड़ सकते हैं, Ka बढ़ रहा है, अम्लता बढ़ रही है, परंतु pKa की बात अगर यहाँ पर करें तो क्या कहेंगे, pKa का मान घट रहा है। बात आ रही है समझ में। हमें कहा प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, तो इसकी अम्लता क्या होगी, अधिक होगी। इसका Ka का मान क्या होगा, अधिक होगा, परंतु इसके pKa का मान क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से कहे दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल की अम्लता क्या रहेगी, कम, क्योंकि H प्लस कम त्यागेगा। Ka का मान भी क्या होगा, कम होगा। अब Ka का मान कम होगा तो pKa का मान क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। pKa का मान क्या होगा, अधिक होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं इस तरह के कि आपको 2-3 अम्ल 4 अम्ल दे दिए और पूछा इनको इनकी अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, इनको इनकी Ka के बढ़ते हुए क्रम में रखिए, इनको इनकी pKa के बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो आपको पता होना चाहिए Ka और pKa में क्या रिलेशन होता है और ये दोनों अम्लता के साथ किस प्रकार से रिलेट करते हैं, ये सूचना आपके पास होनी चाहिए। आगे बात करते हैं
कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का कारण, रीजन क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल वास्तव में दुर्बल अम्ल है। अम्लता का कारण, रीजन क्या है? कारण देखिए, कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल को हमने लिखा H, यह है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसमें देखिए क्या यहां पर अनुनाद उपस्थित हो सकता है? देखिए लोन पेयर, सिंगल, डबल, यहां पर अनुनाद उपस्थित हो सकता है। लोन पेयर क्या बनाएगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म किस पे चला जाएगा? ऑक्सीजन पे चला जाएगा। यह फर्स्ट अनुनादी संरचना है। तो हमें दूसरी अनुनादी संरचना क्या प्राप्त होगी? आर सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यह सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, तो यह संरचना आपने बनानी है। इस संरचना को आप एनालिसिस करिए, देखिए इस संरचना को कि आप यहाँ क्या पाते हैं। देखिए सेकंड अनुनादी संरचना में देखिए ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी परमाणु पर प्लस चार्ज आ रहा है। क्या ऑक्सीजन इस प्लस चार्ज को लंबे समय तक बर्दाश्त करेगा? क्या नहीं करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बंध, यह जो OH बंध है यह दुर्बल हो चुका है, और दुर्बल होने के कारण यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? H+ बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा? H+ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रीजन यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ने अम्लता प्रदर्शित क्यों करी? क्योंकि इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी पर प्लस चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यह लंबे समय तक यहाँ पर स्टेबल नहीं रह सकता है। ये बॉन्ड दुर्बल हो चुका है, ऑक्सीजन इस पूरे युग्म को अपनी ओर खींच लेता है और H+ बाहर निकल जाता है। और यदि H+ बाहर निकल रहा है मीन्स यहाँ पे एसिडिटी, अम्लता शो हो रही है। अब H+ त्याग दिया, H+ त्याग दिया। ये किसकी अनुनादी संरचना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं। एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछे तो ये स्ट्रक्चर्स आपने बना देनी है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ त्याग चुका है। H+ जैसे इसने त्यागा तो क्या आ जाएगा? ये बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। जैसे यहां से H+ निकला क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखो क्या कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनाद हो सकता है? देखो चार्ज सिंगल, डबल, चार्ज क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन पर। आर सी डबल बॉन्ड O माइनस, यह हमें कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होगी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी अनुनाद था, कार्बोक्सिलेट अम्ल में भी अनुनाद है, दोनों में अनुनाद उपस्थित है। अब हमें ये देखना है कि कौन से की अनुनादी संरचनाएं ज्यादा स्थायी है। तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक होता है। अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक क्यों होता है? अनुनाद ऊर्जा अधिक होने के कारण पहले तो मैं आपको बता दूं स्टेबिलिटी बढ़ती है। और अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक क्यों होता है यह बात आप सुनिए। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनादी संरचनाओं में आवेश पृथक्करण हो रहा है, प्लस माइनस चार्ज आ रहे हैं, पर क्या कार्बोक्सिलेट आयन में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसके अलावा क्या ये दोनों अनुनादी संरचनाएं सेम है? क्या ये दोनों अनुनादी संरचनाएं सिमिलर है? क्या नहीं है। जबकि इन दोनों को चेक करिए आप, ये दोनों अनुनादी संरचनाएं एक दूसरे के तुल्य है, एक दूसरे के समान है। और यदि किसी भी स्पीसीज की अनुनादी संरचनाएं तुल्य हो, एक दूसरे के समान हो, तो उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट आयन में कौन सी अनुनादी संरचनाएं ज्यादा स्थायी है? कार्बोक्सिलेट आयन की। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना स्थायी है, पर कार्बोक्सिलेट बनेगा कैसे? H+ त्यागने पर।
और H+ अगर त्याग रहा है तो मीन्स अम्लता प्रदर्शित करेगा। तो ये इसकी अम्लता के कारण है। तो देखिए कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल से स्थायी है। रीजन आवेश का पृथक्करण नहीं हो रहा और यह समतुल्य है, एक दूसरे के तुल्य अनुनादी संरचनाएं हैं, इसकी अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक है। तो यह है रीजन कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिटी का, अम्लता का। ठीक है, ओके। आगे हम बात करेंगे इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की, फिनोल की अम्लता की और एल्कोहल की अम्लता की। इन तीनों की अम्लता को अपन कंपैरेटिव डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले एल्कोहल की बात करते हैं अपन। तीन की अम्लता डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द एल्कोहल, सेकंड फिनोल एंड थर्ड कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनकी अम्लता हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए एल्कोहल ले लेते हैं अपन यहाँ पे। एल्कोहल क्या होता है? ROH। यहाँ पे अम्लता प्रदर्शित करने के लिए क्या करना है? इस H+ को त्यागना है। ठीक है, ओके। एल्कोहल में एसिडिटी शो करने के लिए इस H+ को त्यागना है। सबसे पहले देखिए इस ऑक्सीजन पे आप विचार करिए। इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना कम होगा H+ का निष्कासन उतना ही आसानी से होगा। कारण सुनिए, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा मींस इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ताकत से खींचेगा मींस H+ का निष्कासन आसानी से हो जाएगा। यानी इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कौन सा समूह जुड़ रखा है? R समूह जुड़ रखा है। यहाँ पर एल्किल समूह जुड़ रखा है। एल्किल समूह दिखाता है +I प्रभाव। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है +I प्रभाव, यानी यह समूह ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है। हमें चाहिए था इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, परंतु यहाँ पर बढ़ रहा है मींस यहाँ पर H+ का निष्कासन आसानी से नहीं होगा। एल्कोहल एक अच्छा अम्ल नहीं है क्योंकि इसका कारण आपके सामने एल्किल ग्रुप का +I प्रभाव। +I के कारण इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण इस OH बंध की ध्रुवणता कम हो जाती है और H+ का निष्कासन आसानी से नहीं होता है। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, इस एल्कोहल को मान लो मैं यूं लिख दूं RCH2OH, ऐसे लिखा। सेकेंड रीजन देखिए, इस एल्कोहल ने H+ त्याग दिया तो क्या बनाया? एल्कोक्साइड आयन। क्या बनाया? एल्कोक्साइड आयन। बट इस एल्कोक्साइड आयन को आप चेक करिए, एल्कोक्साइड आयन, इस एल्कोक्साइड आयन को आप चेक करें कि क्या यहाँ पर अनुनाद जैसा कुछ है क्या? देखो चार्ज है, सिंगल है, पर यहाँ पर डबल नहीं है, यानी संयुग्मन में उपस्थित नहीं है, कॉन्जुगेशन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो क्या यहाँ पर अनुनाद शो होगा क्या? नहीं होगा। अनुनाद शो नहीं होगा तो क्या इस ऋणायन का स्थायित्व होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए या तो ये H त्यागेगा ही नहीं, और H अगर त्याग भी देता तो त्यागने के पश्चात इसको मिला क्या? स्टेबिलिटी नहीं मिली। इसीलिए एल्कोहल की अम्लता क्या होती है? कम होती है। सबसे कम किसकी अम्लता है? सबसे कम किसकी है? एल्कोहल की। क्यों है? रीजन आपके सामने है। ठीक बात है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं फिनोल की। सेकंड अपन टॉपिक यहाँ पिक करते हैं फिनोल। फिनोल में देखिए, फिनोल यह हमारा फिनोल बेंजीन विथ रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ओके, लोन पेयर है मींस यहाँ पे इन लोन पेयर का रिंग पे विस्थानीकरण होगा। अनुनाद उपस्थित है यहाँ पर, और क्या अनुनादी संरचनाएं बनेगी देखिएगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेगेटिव क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड क्या होगा? माइनस के रूप में शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हमें मिलेगी
यह है, ठीक। अभी देखिए नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए वो अगले पे क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है कार्बन के लिए, और ऐसा करने से इसको स्टेबिलिटी भी मिल रही है। अभी देखिए ये आ गई हमारी 4th रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा तो पाई वापस किस पे चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया। और यह है फिनोल की अनुनादी संरचनाएं, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। यहां पे देखिए 2nd, 3rd और 4th जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है, उनमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया है तो मींस यहां पर ये वाला बंध क्या हो गया, दुर्बल हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, उसकी पूर्ति के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ताकत से खींचेगा तो यहां से H+ का निष्कासन आसानी से हो जाता है। तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, 2nd, 3rd और 4th, उनमें आप देखेंगे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेन हो गई है और रिजल्टिव यहां से हाइड्रोजन H+ का निष्कासन यहां पर आसानी से हो जाता है। तो फर्स्ट रीजन आप क्या देंगे, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं जो कि इसके H+ निष्कासन के लिए उत्तरदायी है। क्या ऐसा एल्कोहल में हो रहा था? नहीं हो रहा था। एल्कोहल में अनुनाद नाम का कुछ था ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा एल्कोहल में जो ग्रुप जुड़ा हुआ था वो कैसा था, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह था, एल्किल समूह, जबकि यहां पे क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिंग पे जा रहे हैं। फर्स्ट रीजन। सेकंड देखिए, सेकंड की बात करें अपन, यह है OH फिनोल। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। देखिए इसने 1, 2, 3, 4 बंध बना रखे। 4 में से 3 सिग्मा बंध है और 1 पाई बंध है। हमें एक चीज ज्ञात है कि पाई बंध संकरण में भाग, पाई बंध बनाने वाले कक्षक संकरण में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे संकरण में कितने कक्षक भाग लेंगे, 1, 2 और 3, किसके, कार्बन के। यानी यहाँ पे कार्बन का संकरण है sp2 संकरण, sp2 संकरण। ध्यान दें एक बात की तरफ, अगर कार्बन ने 4 सिग्मा बना रखे हैं तो इसका मतलब है sp3 संकरण, कार्बन के चारों ही कक्षकों ने संकरण में भाग लिया है। यदि कार्बन ने 3 सिग्मा 1 पाई बना रखा है तो कार्बन के 3 कक्षकों ने संकरण में भाग लिया है, संकरण होगा sp2। यदि कार्बन के 2 सिग्मा और 2 पाई है, मींस इन 2 ही कक्षकों ने संकरण में भाग लिया है, संकरण होगा sp, ठीक है। तो यहाँ पे संकरण कौन सा है, sp2। अब यहाँ पे एक चीज और सुनिए, S लक्षण, S कक्षक नाभिक के समीप रहता है और S लक्षण किसी भी कक्षक में जितने ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही अधिक होगी। किसी भी कक्षक में जितने ज्यादा S लक्षण होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही अधिक होगी। देखिएगा यहाँ पे टोटल कक्षक कितने हैं, 4 में से S कितना है, 1, तो S लक्षण कितने हैं, 25%। यहाँ पे टोटल कक्षक 3, S कितना 1, तो 33.34%। इसी प्रकार से यहाँ पे टोटल कक्षक कितने हैं, 2, S कितना 1, तो 50%। सबसे ज्यादा S लक्षण किसमें है, sp में, फिर sp2 में, फिर sp3 में। मीन्स sp की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी, sp2 की उससे कम और sp3 की सबसे कम। अब देखो एल्कोहल अपन ने लिखा था ये वाला, तो इसमें इस कार्बन ने क्या कर रखे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। संकरण कौन सा है यहाँ पे, sp3। यहाँ पे कौन सा संकरण है, sp2। फिनोल में sp2 संकरण है। तो अब आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि यह ऑक्सीजन इस वाले इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर ज्यादा खींच सकती है या इस वाले को। ध्यान दें, यह sp3 संकृत है, यह sp2 संकृत है। sp3 की sp2 की तुलना में विद्युत ऋणता कम होती है, तो बताइए कौन ज्यादा खींच सकता है। आपका जवाब होगा भी विद्युत ऋणता बड़ी है, मींस यह ऑक्सीजन की ओर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सही, पर कंपैरेटिव टू दिस क्या होगा, कम जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संकरण कौन सा है, sp2 संकरण है।
इस sp2 संकरण के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की जितनी बाहुल्य होना चाहिए था, जितना आधिक्य होना था, उतना नहीं हो पाएगा। तो यहां पे सेकंड रीजन क्या हो गया, इस कार्बन का sp2 संकरण। ठीक है, तो यहां पे इस sp2 संकरित कार्बन के कारण भी ऑक्सीजन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आई। तो क्या होगा, फिनोल H+ त्याग देगा और बना लेगा फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन था फिनोल की अनुनादी संरचना है। सेकंड रीजन है फिनोल में OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसका संकरण। थर्ड देखिएगा, थर्ड रीजन है फिनोल ने H+ त्याग दिया, फिनोक्साइड बना लिया। क्या इस फिनोक्साइड आयन में भी अनुनाद हो सकता है क्या? देखो, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, बिल्कुल हो सकता है, पूरा का पूरा घूम सकता है। कैसे? दिस इज आर फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्या होगा, नेगेटिव क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड, फिर नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड अगले कार्बन पे चला जाएगा। ओके, दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर। फोर्थ देखिए, नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड आगे वाले कार्बन पे जाएगा, माइनस के रूप में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और दिस इज फोर्थ स्ट्रक्चर। फिफ्थ, नेगेटिव ने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड वापस से ऑक्सीजन पे चला गया। यह है फिफ्थ। अब देखिए, हमारे पास फिनोल की भी अनुनादी संरचनाएं थी, फिनोक्साइड की भी अनुनादी संरचना है। इनको कंपेयर करते हैं, विच इज मोस्ट स्टेबल, ज्यादा स्थायी कौन है। देखो, फिनोल में आप देखेंगे प्लस माइनस आवेश पृथक्करण हो रहा है अनुनादी संरचनाओं में, जबकि फिनोक्साइड में आप चेक करिए, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आवेश पृथक्करण नहीं हो रहा है, केवल नेगेटिव चार्ज ही यहाँ पे उपलब्ध है। पहली कंडीशन। दूसरा, यहाँ पर चार्ज का किसी प्रकार का यहाँ पर आवेश पृथक्करण नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऐसा यहाँ पर फिनोल की अनुनादी, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाओं में नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं फिनोल की तुलना में क्या है, अधिक स्थायी है। और यह स्थायी अनुनादी संरचनाएं कब बनेगी, जब फिनोल H+ त्याग दे, और H+ यदि त्याग दे मीन्स फिनोल क्या करे, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करे। तो यहाँ पे अपन ये रीजन दे सकते हैं। ठीक है, यानी एल्कोहल और फिनोल में अधिक अम्लीय कौन है, तो फिनोल अधिक अम्लीय है, क्योंकि जो चीजें अपन ने यहाँ पे फिनोल में देखी है ऐसा कुछ भी हमें एल्कोहल में नहीं मिला था। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको स्ट्रक्चर्स बना के और तीनों रीजन यहाँ पे देना है। थर्ड रीजन क्या है, फिनोक्साइड आयन का अतिरिक्त स्थायित्व है। फिनोक्साइड आयन का अतिरिक्त स्थायित्व। ठीक है, ये आपका, आपने फिनोल की एसिडिटी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब अपन बात करते हैं इस एसिडिटी को अपन कंपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखिए, ये अनुनादी संरचनाएं मैंने फिनोक्साइड की है वैसी की वैसे यहाँ पे पड़ी रहने दी है। कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करते हैं अपन थर्ड। देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की हालांकि एसिडिटी मैंने बता दी आपको, फिर से देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड था COH, यहाँ पे अनुनाद होगा, क्या बनेगी अनुनादी संरचना, RCO- डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव H। इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, H+ त्यागेगा। अब ऐसा तो फिनोल में भी हुआ था, फिनोल में भी O पे पॉजिटिव आया था, H+ त्याग दिया था, क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन। किसका निर्माण हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन का। अब कार्बोक्सिलेट आयन को आप चेक करिए, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या होगा, अनुनाद आएगा।
ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे यह है फर्स्ट, यह है सेकंड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अनुनाद उपस्थित है। अब देखिए अपने को ये यहाँ पे कंपेयर करना है कि फिनोल ज्यादा अम्लीय है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा अम्लीय है। देखिए इस वाले स्ट्रक्चर तो ये भी ऐसा कुछ हमें फिनोल में भी मिल रहा था, यहां भी मिल रहा है। इसको अपन चेक करते हैं। फिनोल की अनुनादी संरचनाएं और फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं और कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं। देखिए दोनों को कंपेयर करो। यहां पर अनुनादी संरचनाएं अधिक है, स्थायित्व अधिक होना चाहिए, बट सुनिए यहां पर अनुनादी संरचनाएं समतुल्य है, एकदम सेम टू सेम है, और समतुल्य अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। यानी फिनोक्साइड आयन की तुलना में कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं अधिक स्थायी है। फर्स्ट रीजन। सेकंड देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कहां जा रहा है, कार्बन पर जा रहा है। कार्बन जैसे कम विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, जो कि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पर ही आ रहा है। तो फर्स्ट तो एक अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुल्य है, बट फिनोक्साइड की नहीं है। सेकंड, फिनोक्साइड आयन में की अनुनादी संरचनाओं में नेगेटिव आयन कार्बन जैसे कम विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश का विस्थानीकरण हो रहा है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व फिनोक्साइड आयन से अधिक है। और कार्बोक्सिलेट आयन का अगर स्थायित्व अधिक है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलेट आयन बनाने की टेंडेंसी फिनोल से ज्यादा रखेगा। फिनोल फिनोक्साइड आयन बनाए उसकी तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलेट आयन बनाने की टेंडेंसी अधिक रखेगा। टेंडेंसी अधिक रखेगा मींस H+ त्यागने की टेंडेंसी अधिक रखेगा, और H+ त्यागने की टेंडेंसी अगर अधिक है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता फिनोल से अधिक होगी। तो देखिए एल्कोहल की अम्लता सबसे कम थी, फिर फिनोल, और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद किसकी अम्लता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। ये अम्लता का क्रम आपको ध्यान में रखना है। फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक टेस्ट भी करते हैं। हमें दोनों साथ में दे दिया, फिनोल भी दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे दिया, और कहा पहचानिए। तो इसके लिए एक टेस्ट करते हैं। हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड तुरंत सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 रिलीज करता है, अपनी स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर कंपैरेटिव टू फिनोल के कारण। स्ट्रॉन्ग वास्तव में तो नहीं है, वास्तव में तो वीक है ना, पर फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी वीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे, अगर तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकल गई तो आप कहोगे यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर नहीं निकलती है तो आप कहेंगे यह तो फिनोल है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। खूब सेल्फ स्टडी करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय।